नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। इस बुलेटिन में आज बात होगी दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुए टकराव की, गुजरात में हुए उपद्रव पर शिवसेना के मोदी सरकार पर तंज की, जानेंगे कर्नाटक सीएम के खिलाफ क्यों उठी पार्टी के अंदर आवाज, मोदी सरकार का कौन सा झूठ आया सामने, बात करेंगे लखीमपुर खीरी के आरोपी आशीष मिश्र की बढ़ती मुश्किलों की, हिमाचल बीजेपी में पड़ी फूट की और बुलेटिन के आखिर में बात बिहार एनडीए में बिखराव की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। मोदी सरकार के खिलाफ महामोर्चा बनाने की तैयारी में जुटी शिवसेना, मुंबई में गैर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाने की तैयारी। शिवसेना सांसद संजय राउत बोले, मौजूदा समय में विपक्ष को एकजुट होने की जरूरत। असम में लगा कांग्रेस को झटका, पूर्व सांसद रिपुन बोरा ने कांग्रेस से दिया इस्तीफा, टीएमसी में हुए शामिल। पहले भी कांग्रेस के कई नेता हो चुके हैं टीएमसी में शामिल। यूक्रेन से भारत लौटे छात्रों ने बढ़ाई केंद्र सरकार की मुश्किलें, छात्रों को नहीं मिल रहा एडमिशन, जंतर मंतर पर दे रहे धरना, राज्य के विश्वविद्यालयों में पढ़ाई पूरी करने की व्यवस्था करने की कर रहे हैं मांग। बीजेपी ने साधा दिल्ली के सीएम पर निशाना, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता और संबित पात्रा ने केजरीवाल को लिया आड़े हाथ, बोले भ्रष्टाचार पर अरविंद केजरीवाल के दावे खोखले। तो अब सुर्खियों के बाद बात आज की सबसे बड़ी खबर की। हनुमान जयंती पर दिल्ली के जहांगीरपुरी में अचानक दो समुदाय आमने सामने क्यों आ गए? दिल्ली पुलिस इसके जवाब खोजने में लगी हुई है। इसके पीछे कोई राजनीतिक साजिश है या जो हुआ वो अचानक हुआ? साजिश के तार क्या विदेश से भी जुड़े हुए हैं? मामला देश की राजधानी का है। ऐसे में हर कोई जानना चाहता है कि आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ जिसने दिल्ली की शांति को भंग कर दिया। शनिवार को हनुमान जयंती के मौके पर दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में माहौल अचानक बिगड़ गया। दो समुदायों के बीच अचानक टकराव हो गया। कुछ देर के लिए हालात बेकाबू होते हुए दिखाई दिए। पुलिस ने बल प्रयोग करके किसी तरह से मामले पर नियंत्रण पा लिया। अब इस मामले को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस अभी तक इस मामले में 7 एफआईआर दर्ज कर चुकी है। पुलिस की एफआईआर में साफ है कि विवाद मामूली सी बात को लेकर शुरू हुआ था। शोभा यात्रा के दौरान अंसार नाम का एक शख्स अपने 4 से 5 साथियों के साथ वहां आया और शोभा यात्रा निकाल रहे लोगों से उसकी बहस हुई। बहस बढ़ती गई और मामला टकराव की ओर बढ़ गया, जिसके चलते शोभा यात्रा निकाल रहे लोग भी मुश्किल में फंस गए। शोभा यात्रा के साथ चल रहे कई पुलिस वालों को चोट लगी है। जहांगीरपुरी थाने के एसआई के हाथ में गोली लग गई। दिल्ली पुलिस ने गोली चलाने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जहां ये पूरी घटना हुई वहां आसपास सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। पुलिस सीसीटीवी कैमरों की सहायता से आरोपियों की तलाश कर रही है। अभी तक इस मामले में 14 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस को इस मामले के अभी तक 100 वीडियो मिल चुके हैं, जिनसे भी उपद्रवियों की पहचान हो रही है। हालात शांत बनाए रखने के लिए अमन कमेटी की बैठक हुई है, जिसमें सभी सदस्यों से कहा गया कि वो अपने अपने क्षेत्र की जनता से शांति, सद्भाव और शांति बनाए रखने की अपील करें। इस बीच उत्तर पश्चिमी दिल्ली से बीजेपी सांसद हंसराज हंस ने इस मामले में विदेशी साजिश होने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि भारत को बदनाम करने की साजिश हो रही है। दिल्ली पुलिस ने अब तक 7 एफआईआर दर्ज की हैं, 14 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। लोग सवाल कर रहे हैं कि अचानक क्या हो गया है कि देश में जगह जगह सांप्रदायिक टकराव हो रहा है। पिछले 24 घंटों में ही उत्तराखंड, कर्नाटक, दिल्ली सहित कई स्थानों से इस तरह की खबरें आई हैं। गुजरात में भी रामनवमी के दौरान टकराव हुआ है, जिस पर अब शिवसेना ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। क्या कोई विश्वास कर सकता है कि मुसलमान गुजरात में रामनवमी जुलूस पर पत्थर फेंकेंगे, वो भी पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के गृह राज्य में? ये सवाल किया है शिवसेना सांसद संजय राउत ने। रामनवमी के मौके पर देश में कई जगह हिंसक घटनाएं हुई थी, जिस पर अब शिवसेना के मुखपत्र सामना के लिए अपने साप्ताहिक कॉलम में संजय राउत ने लिखा कि मध्य प्रदेश के खरगोन में जो हुआ उससे भगवान राम भी बेचैन होंगे। उन्होंने जेएनयू की घटना और रामनवमी के मौके पर हिंसा की अन्य घटनाओं के बारे में लिखा कि ये देश के लिए अच्छा संकेत नहीं है। रामनवमी के जुलूस हमेशा से देश की संस्कृति का हिस्सा रहे हैं, लेकिन इससे पहले कभी भी भगवान राम के नाम पर तलवारें नहीं चलाई गईं।
उन्होंने कहा, इसे हिंदुत्व नहीं कहा जा सकता। भगवान राम के नाम पर सांप्रदायिक आग लगाना राम के विचार का अपमान है। इसके साथ ही गुजरात के हालात पर संजय राउत ने लिखा, क्या कोई विश्वास कर सकता है कि मुसलमान गुजरात में रामनवमी जुलूस पर पत्थर फेंकेंगे, वो भी पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के गृह राज्य में। अगर शिवसेना मुंबई में हिंदुत्व जुलूस का आयोजन करती है तो उस पर कोई हमला नहीं होता है, लेकिन अगर भाजपा या उसकी बी टीम इस तरह के जुलूस का आयोजन करती है तो निश्चित रूप से ऐसी अप्रिय घटनाएं होंगी। ऐसा लगता है कि ये सब सुनियोजित होता है। वहीं लाउडस्पीकर विवाद पर राउत ने लिखा कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे की धमकी के बाद राज्य के हालात पर नजर है, जिसमें उन्होंने राज्य सरकार को 3 मई तक मस्जिदों से सभी लाउडस्पीकरों को हटाने की मांग की है। ऐसा नहीं होने पर मनसे ने हनुमान चालीसा का पाठ कराने की बात कही है। आपको बता दें कि मनसे ने राउत को धमकी दी है। पार्टी ने शिवसेना के मुखपत्र सामना के दफ्तर के बाहर पोस्टर चस्पा किए हैं। मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने राज्य सरकार को मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की धमकी दी है। इधर महाविकास अघाड़ी सरकार में शामिल सभी दल ठाकरे की मांग के खिलाफ खड़े हो गए हैं। संजय राउत के इस तेवर से साफ है कि बीजेपी और मनसे के दबाव में शिवसेना नहीं आएगी और अपनी सत्ता पर कोई आंच भी नहीं आने देगी। मोदी और शाह के गुजरात में भी शांति नहीं है। देश में शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए 13 विपक्षी दलों ने एक चिट्ठी भी जारी की। विपक्ष शांति की अपील कर रहा है तो बीजेपी शासित राज्य कर्नाटक में एक के बाद एक नए विवाद सामने आ रहे हैं और अब तो सरकार के अंदर ही इन विवादों को लेकर सवाल उठने लगे हैं। बीजेपी विधायक ने अपने ही सरकार पर निशाना साधा है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। बीजेपी शासित कर्नाटक में पिछले दिनों एक खास समुदाय को खूब निशाना बनाया गया और विवादों की एक श्रृंखला सी शुरू हुई। हिजाब के बाद हलाल मीट, फिर मुस्लिमों की दुकानें बैन, मस्जिदों पर लाउडस्पीकर बैन और इस सब के चलते राज्य का माहौल भी बिगड़ा और कर्नाटक सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई। लेकिन इन सब के बीच एक और मुद्दे ने प्रदेश में सियासी हलचल पैदा कर दी है और इस बार कर्नाटक सरकार के अंदर ही कलह देखने को मिल रही है, जिसे देखकर कहा जा सकता है कि कर्नाटक सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और अब कर्नाटक भाजपा के विधायक ने राज्य के गृह मंत्री आरागा ज्ञानेंद्र को हटाने की मांग की है। इतना ही नहीं, विधायक का कहना है कि वर्तमान गृह मंत्री राज्य में अपराध को नियंत्रित करने में विफल रहे हैं। भाजपा विधायक बसनगौड़ा यत्नाल ने कहा कि गृह मंत्री शांत दिमाग के व्यक्ति हैं, इस मानसिकता के साथ आप गृह मंत्री नहीं बन सकते। मैं सीएम मुंबई से कहना चाहता हूं कि गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी उनसे ले ली जाए। दरअसल राज्य में लगातार एक समुदाय को निशाने पर लिया जा रहा है, जिस पर अभी तक सिर्फ विपक्ष ही सरकार को घेर रहा था, लेकिन अब बीजेपी के अंदर से ही कर्नाटक में हो रही इन विवादों को देखकर सरकार के खिलाफ आवाज उठने लगी है। इससे पहले कर्नाटक में बढ़ती सांप्रदायिक घटनाओं और तनावों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के अलावा बीजेपी के 2 विधायक भी सवाल उठा चुके हैं। येदियुरप्पा ने हिंदू संगठनों से आग्रह किया था कि वो ऐसी हरकतें ना करें, मुसलमानों को शांति और सम्मान के साथ जीने दें। अब बीजेपी के अंदर से उठ रहे विरोध के सुर को देखकर कहा जा सकता है कि कर्नाटक बीजेपी अंदर से खोखली हो चुकी है, जिससे आने वाले चुनावों में उसे मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। जो गृहमंत्री प्रदेश में शांति कायम नहीं कर पाए उसे हटा देना चाहिए। बीजेपी विधायक का सवाल अपनी जगह वाजिब है, लेकिन सरकार अगर चीजों पर पर्दा डाले तो सवालों के जवाब कभी नहीं मिल पाते। ऐसे ही सवाल देश में कोरोना महामारी को लेकर भी उठ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मुआवजा देने का आदेश दिया है, लेकिन सरकार आंकड़ों में ही हेरफेर करने में लगी है, जिसे लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सवाल उठाए हैं। कोरोना की दूसरी लहर में मोदी सरकार ने जिस गैर जिम्मेदारी का परिचय दिया, उसका खामियाजा देश की आम जनता को भुगतना पड़ा। बहुत से लोगों की कोरोना से मौत हो गई, लेकिन मौतों के सही आंकड़े कभी सामने नहीं आए। अब अमेरिका के प्रतिष्ठित अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स में एक बड़ा खुलासा हुआ है। अखबार के मुताबिक भारत वैश्विक कोविड मृत्यु टोल को सार्वजनिक करने के लिए WHO के प्रयासों को रोक रहा है। रिपोर्ट के अनुसार 2021 के अंत तक दुनिया में कुल लगभग 1.5 करोड़ लोगों की मौत हो गई, जबकि आधिकारिक तौर पर कुल मिलाकर 60 लाख लोगों की मौत बताई गई है। यानी आधिकारिक आंकड़ों से करीब 90 लाख ज्यादा लोगों की मौत होने का अनुमान है, जिसे रिपोर्ट नहीं किया गया है। हालांकि इस रिपोर्ट को WHO ने जारी नहीं किया है, क्योंकि इस रिपोर्ट पर आपत्ति की जा रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर के विशेषज्ञों ने 1 साल से ज्यादा समय तक अनुसंधान और विश्लेषण के बाद जो आंकड़े जमा किए, वो भारत की आपत्तियों के कारण महीनों से लंबित हैं।
भारत ने अब WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के मौत के आंकड़े तय करने के तौर तरीकों पर सवाल उठाया है। भारत ने कहा है कि इस तरह के गणितीय मॉडलिंग का उपयोग करके इतने विशाल भौगोलिक आकार और जनसंख्या वाले राष्ट्र के लिए मृत्यु का आंकड़ों का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। अखबार में कहा गया है कि भारत को अपने नागरिकों की मौत की संख्या पर आपत्ति है और उसने इसे सार्वजनिक होने से रोकने की कोशिश की है। जाहिर है ये आरोप सीधे तौर पर केंद्र की मौजूदा सरकार पर लगे हैं। इस रिपोर्ट पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, मोदी जी न सच बोलते हैं न बोलने देते हैं। वो तो अब भी झूठ बोलते हैं कि ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा। मैंने पहले भी कहा था कि कोविड में सरकार की लापरवाहियों से 5 लाख नहीं 40 लाख भारतीयों की मौत हुई। फर्ज निभाइए मोदी जी, हर पीड़ित परिवार को 4 लाख रुपए का मुआवजा दीजिए। न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी रिपोर्ट में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान भारत में चारों तरफ मची अफरा तफरी का जिक्र किया गया है। अमेरिकी अखबार ने सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि अतिरिक्त 90 लाख मौतों में से 1/3 से अधिक मौतें भारत में होने का अनुमान है, जबकि आधिकारिक तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार लगभग 5,20,000 लोगों की मौत होना बताती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि WHO के आंकड़ों के अनुसार मृतकों की ये संख्या 40 लाख होने का अनुमान है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि ये संख्या दुनिया में सबसे ज्यादा होगी। 40 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई, सरकार सभी को मुआवजा दे। राहुल सरकार को घेरने में जुटे हैं तो सुप्रीम कोर्ट भी बीजेपी की परीक्षा ले रहा है। कल सोमवार को सुबह देश के गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे पर कोर्ट फैसला देगा। आशीष जेल जाएगा या जमानत पर रहेगा, सुबह 10:30 बजे साफ हो जाएगा। आशीष मिश्र को एक बार फिर से जेल भेजने की तैयारी है। निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर हैं। कल सोमवार को सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई शुरू होगी और सुबह ही सुप्रीम कोर्ट आशीष मिश्र की किस्मत का फैसला सुना देगा। सुबह 10:30 बजे आशीष मिश्र की जमानत पर फैसला आ जाएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 10 फरवरी को आशीष मिश्र को जमानत दे दी थी, लेकिन पीड़ित पक्ष की ओर से इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। STF ने लखीमपुर खीरी में किसानों पर गाड़ी चढ़ाने की घटना में आशीष मिश्र को मुख्य आरोपी माना है। इस घटना में 4 किसानों की जान चली गई, लेकिन आशीष मिश्र को आसानी से जमानत मिल गई। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सरकार और STF पर सवाल उठाते हुए कहा था कि उसकी ओर से जमानत को चुनौती क्यों नहीं दी गई। पीड़ित पक्ष के वकील की दलील थी कि हाई कोर्ट ने SIT की रिपोर्ट के साथ साथ चार्जशीट को नजरअंदाज कर दिया। आरोपी बाहर घूम रहा है, उससे गवाहों को मुश्किल हो रही है। हाल ही में मामले के गवाहों को धमकाने की खबरें भी सामने आई हैं। दूसरी ओर आशीष के वकीलों का दावा है कि जिस जगह घटना घटी आशीष मौके पर मौजूद नहीं था। राजनीतिक कारणों से उसे फंसाया जा रहा है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के 10 फरवरी के आदेश पर आपत्ति जताई थी। सुप्रीम कोर्ट आशीष मिश्र की किस्मत का कल फैसला करेगा, तो दूसरी ओर लखीमपुर खीरी मामले का आरोपी आशीष मिश्र बेफिक्र दिखाई दे रहा है। अदालत कल फैसला देने वाली है, लेकिन वो अपने घर पर ही अदालत लगाकर फैसले सुना रहा है। लोग आ रहे हैं और आशीष विवादों को सुलझा रहा है। उसके फोटो सोशल मीडिया पर डाल रहा है, जिससे साफ होता है कि आरोपी की क्षेत्र में जबरदस्त हनक है। वो बाहर रहेगा तो गवाहों की मुश्किलें बढ़ सकती है। कई गवाह इसे लेकर शिकायत भी कर चुके हैं। आशीष मिश्र की जमानत खारिज होने के संकेत मिल रहे हैं। कोर्ट ने जमानत खारिज की तो योगी सरकार पर भी सवाल उठेंगे। बीजेपी की मुश्किल उसके नेताओं ने ही नहीं बढ़ा रखी, विपक्षी दल भी बीजेपी को कमजोर करने में जुटे हैं। हिमाचल प्रदेश में चुनावों से पहले विपक्ष उसके घर में सेंधमारी करने में जुटा है और आपको इसमें कामयाबी भी मिलती दिख रही है। हाल ही में 5 राज्यों के चुनाव खत्म हुए हैं और अब देश में अगले चुनावों की तैयारियां शुरू हो गई हैं। सभी दल अब अगले चुनावों के लिए मैदान में उतर चुके हैं। बता दें कि अगले कुछ महीनों में गुजरात के साथ हिमाचल में भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए आम आदमी पार्टी ने अपनी कमर कस ली है और सत्ताधारी बीजेपी को कमजोर करने में लग गई है। देश भर में अपनी पार्टी का विस्तार करने में लगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान हिमाचल प्रदेश में संयुक्त रूप से रोड शो कर रहे हैं। आपकी बढ़ती ताकत देखकर बीजेपी की ओर से आप में सेंधमारी की कोशिश भी हो रही है। ऐसे में आपने बीजेपी को उसी के दांव पर कमजोर करने की रणनीति तैयार कर ली है।
आप हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को झटका देने में लगी हुई है या ये कहें कि आप बीजेपी से जमकर बदला ले रही है। दरअसल अब आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के कई नेताओं को अपने पाले में लाकर बीजेपी को करारा झटका दिया है। बीते दिन यानी शनिवार को हिमाचल प्रदेश के प्रदेश प्रभारी दुर्गेश पाठक ने बीजेपी और कांग्रेस नेताओं को आम आदमी पार्टी में शामिल करवाया। बीजेपी एसटी मोर्चा के नेता पंकज पंकु, वरिष्ठ पत्रकार पंकज पंडित समेत बीजेपी के 32 प्रधानों और उप प्रधानों ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की। सिर्फ बीजेपी ही नहीं, आपकी निगाह कांग्रेस के नेताओं पर भी है। कांग्रेस प्रवक्ता राजीव गौतम ने भी आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया, जिसे देखकर कहा जा सकता है कि आपके हौसले काफी बुलंद हैं और हिमाचल में बीजेपी की स्थिति काफी कमजोर है। हालांकि इसका नमूना उपचुनावों में भी देखने को मिला था, जब कांग्रेस के हाथों बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। यानी बीजेपी के लिए हिमाचल में मुश्किलें बहुत बढ़ चुकी हैं। और बुलेटिन के आखिर में बात बिहार एनडीए में टूट के संकेतों की। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भले ही बीजेपी ने जीत का डंका बजाया हो, लेकिन उपचुनाव में उसे बुरी हार मिली है। बंगाल में जहां ममता का मैजिक चला, तो बिहार में महागठबंधन ने जादू कर दिया, जबकि सत्तारूढ़ गठबंधन को करारी शिकस्त मिली। इस हार के बाद से एनडीए में रार छिड़ गई है। सहयोगी जेडीयू हार के लिए बीजेपी को जिम्मेदार बता रही है। ये बयानबाजी आने वाले दिनों में सरकार की नींव को भी हिला सकती है। बिहार की सियासत में एक नया दौर शुरू हुआ है। वो दौर है हार का ठीकरा फोड़ने का। उपचुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद अब सत्तारूढ़ गठबंधन यानी बीजेपी और जेडीयू के बीच मनमुटाव की खाई और गहरी हो गई है। बोचहा उपचुनाव में बीजेपी की हार के बाद जेडीयू के नेता मुखर हो गए हैं। कहा जा रहा है कि जेडीयू अंदर ही अंदर काफी खुश है। पार्टी के एमएलसी ने कहा कि हाल के दिनों में बीजेपी नेताओं की ओर से सीएम नीतीश कुमार पर की गई टिप्पणी हार की प्रमुख वजह है। एमएलसी खालिद अनवर ने सहयोगी बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बिहार में एनडीए के लीडर नीतीश कुमार हैं। इसके बाद भी एनडीए के कुछ नेता नीतीश कुमार पर ही उंगलियां उठाकर वाहवाही बटोरना चाहते थे, जिसके कारण नीतीश कुमार के चाहने वालों को काफी तकलीफ हुई है। यही कारण है कि बीजेपी को सफलता नहीं मिली। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि ये हार सबके लिए चिंता का विषय है, लेकिन एनडीए के साथ बीजेपी को इस पर समीक्षा करनी होगी। एनडीए के बड़े नेताओं को इस विषय पर सोचना होगा, क्योंकि अब 2024 का लोकसभा चुनाव हम सबके सामने है। उधर बोचहा रिजल्ट के बाद कहा जा रहा है कि चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ने यहां जो रणनीति बनाई उसमें कुछ भी ठीक नहीं था। पार्टी नेता देवेश कुमार ने चुनाव में करारी हार की जिम्मेदारी ली है। उन्होंने कहा कि इस हार की जिम्मेदारी लेता हूं, जल्द इसकी समीक्षा की जाएगी, जो कमी है उसे दूर किया जाएगा। इधर बोचहा के रिजल्ट के बाद वीआईपी में भी खुशी की लहर है। भले ही मुकेश सहनी की वीआईपी इस उपचुनाव में तीसरे नंबर की पार्टी बनी हो, लेकिन मुकेश सहनी बीजेपी की हार पर खुश हैं। अब विरोधी दलों का तो खुश होना लाजमी है, लेकिन कुल मिलाकर जेडीयू और बीजेपी नेताओं के बीच बयानबाजी का जो नया दौर शुरू हुआ है, वो सरकार के भविष्य के लिए ठीक नहीं है। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।